देश की सभी बहनों का हार्दिक स्वागत। आज बैंकिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेशम के नियम के अपवाद और सीमाएं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रेशम का नियम वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे लागू नहीं हो पाता, यानी कि उस नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, या कभी कभी हम इन्हें अपवाद या एक्सेप्शंस भी बोलते हैं। तो पहला है इसमें प्रचलन में मुद्रा की अपर्याप्त मात्रा। अगर किसी अर्थव्यवस्था में जितनी मौद्रिक आवश्यकताएं हैं, अगर प्रचलन में मुद्रा की मात्रा उससे कम है तो आप पाएंगे कि वहाँ पर ग्रेशम का नियम इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि बुरी मुद्रा जो है वो इतनी पर्याप्त नहीं होगी कि वह अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर सके। बुरी मुद्रा पूरी उपयोग में होगी और अच्छी मुद्रा भी प्रचलन में बनी रहती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे बुरी मुद्रा का बहुत ही बुरा होना। जब ऐसी परिस्थिति बनती है कि बुरी मुद्रा इतनी घटिया है कि लोग उसे वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय या ऋण के भुगतान में स्वीकार ही नहीं करते, तो भी यह नियम लागू नहीं हो पाएगा। जैसे अधिक घिसे हुए खोटे सिक्के या फटे हुए नोट लोग स्वीकार नहीं करते, जिस कारण बुरी मुद्रा स्वयं ही प्रचलन से बाहर हो जाती है। तो ग्रेशम का नियम वहाँ भी नहीं लागू होगा जहाँ पर बुरी मुद्रा बहुत ज़्यादा बुरी हो। उसके बाद में आता है जनता का सरकार में पूर्ण विश्वास। यदि जनता का सरकार में अटूट विश्वास है तो लोगों द्वारा क्रय विक्रय में अच्छी तथा बुरी दोनों प्रकार की मुद्राएं निसंकोच स्वीकार कर ली जाएंगी। तो जनता का सरकार में कितना भरोसा है इस पर भी निर्भर करता है। सरकारी नीतियां भी, यदि या केंद्रीय बैंक या सरकार नियमित रूप से निकृष्ट मुद्रा को स्वतः प्रचलन से बाहर निकालती रहती है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकालने का कभी प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रचलन में केवल अच्छी मुद्रा ही रह जाएगी। एक और बात आती है जनता द्वारा बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब है कि किसी चीज़ को स्वीकार करने से मना कर देना। तो ज़रा सा समझिएगा कि जनता यदि बुरी मुद्रा को ग्रहण करने से ही मना कर दे और बुरी मुद्रा स्वयं ही प्रचलन से बाहर हो जाएगी, ऐसी स्थिति बनेगी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ था, जब गृह युद्ध काल था, यानी कि वहाँ पे जनता जो है वो सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन कर रही थी, तो उसमें प्रादिष्ट मुद्रा तथा ग्रीन बैग्स के रूप में प्रादिष्ट मुद्रा जो थी वो ग्रीन बैग्स के रूप में निर्गमित की गई थी, जिसका कैलिफोर्निया के लोगों में सन 1861 से 1965 में सार्वजनिक रूप से बहिष्कार कर दिया गया था। कैलिफोर्निया एक स्टेट है वहाँ का, तो उन लोगों ने उसे बहिष्कार कर दिया था। और बाद में क्या हुआ था कि ये जो ग्रीन बैग्स थे ये जब बहिष्कृत हो गई तो फाइनली क्या हुआ, सोने के सिक्के ही प्रचलन में आ गए। अच्छी तथा सांकेतिक मुद्रा, अच्छी मुद्रा का सांकेतिक मुद्रा होना। जब अच्छी मुद्रा सांकेतिक सिक्कों के रूप में होती है तब यह नियम लागू नहीं होता। ऐसे सिक्कों का धात्विक मूल्य इनके अंकित मूल्य से कम होता है, इस कारण जनता सांकेतिक सिक्कों को गलाकर धातु बनाने में काम में नहीं लाती। ये जो भारत के सिक्के हैं, भारतीय सिक्के, मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय सिक्के जो होते हैं इन पर भी यही लागू, क्योंकि ये धातु मुद्रा हैं मगर ये सांकेतिक मुद्रा हैं, इसीलिए अपने यहाँ सिक्के भी चलन में हैं और पत्र मुद्रा यानी कि नोट भी। और इसीलिए जो बुरी मुद्रा है, जनरली धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में हम धातु मुद्रा को अच्छी मुद्रा मानते हैं और पत्र मुद्रा को बुरी मुद्रा मानते हैं। लेकिन भारत में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि लोगों ने सिक्कों को संजो करके अपने पास रख लिया हो और ये प्रचलन से बाहर हो गए हों। क्यों नहीं बाहर हुए हैं? क्योंकि ये अच्छी मुद्रा तो हैं मगर ये सांकेतिक मुद्रा हैं, और सांकेतिक मुद्रा वह होती है जिनका अंकित मूल्य उनके धात्विक मूल्य से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, घटिया मुद्रा का सीमित विधिग्राह्य होना, ये भी ज़रा सा समझ लीजिएगा। जो घटिया मुद्रा है उसकी विधिग्राह्यता सीमित है, तो इसे ज़रा सा समझिएगा। अपने यहाँ जो सिक्के हैं, सिक्कों में भुगतान अधिकतम कितना किया जा सकता है ये तय कर दिया जाता है सरकारों के द्वारा, तो इसी को सीमित विधिग्राह्यता बोलते हैं। ठीक है। भारत में भी ऐसा ही है सिक्कों के साथ। विभिन्न मुद्राओं का भिन्न भिन्न कार्यक्षेत्र। यदि देश में चलने वाली सांकेतिक और प्रमाणिक मुद्राओं का कार्यक्षेत्र पृथक पृथक है तो विभिन्न प्रकार की वो मांग को पूरा करेगा और ग्रेशम का नियम वहाँ लागू नहीं होगा। अब जैसे सिक्कों का कार्यक्षेत्र का है, बहुत जो फुटकर नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सिक्कों से किए जाते हैं, और जो पत्र मुद्रा है वो उसमें थोड़ा सा अपेक्षाकृत भारी भरकम रकम जब चुकानी होती है तो सिक्कों की जगह पत्र मुद्रा का उपयोग होता है। तो इनका विभिन्न मुद्रा का अलग अलग कार्यक्षेत्र है, इसीलिए दोनों प्रचलन में रहती हैं। और ग्रेशम का नियम वहाँ पर भी लागू नहीं होता जहाँ सिक्कों का
और नोट का अलग अलग यूज़ हो रहा हो। एक और बात आती है अंतर्राष्ट्रीय द्विधातुमान का प्रचलन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय द्विधातुमान क्या है? विश्व के अधिकांश देश अंतर्राष्ट्रीय द्विधातुमान को अपना लेते हैं। यह नियम तब भी लागू नहीं हो पाता है क्योंकि इस मान में क्या होता है, इसके अंतर्गत धातु की टकसाली दर यानी मिंट रेट बाजार दर में समानता बनाने में कठिनाई नहीं होती और क्षतिपूरक क्रियाएं जो हैं वो टकसाली अनुपात और बाजार अनुपात में समानता बनाए रखती हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब हम ग्रेशम का नियम पढ़ रहे थे, तो ग्रेशम का नियम लागू ही इसी पे होता है कि द्विधातुमान में जब दो धातुओं के बीच में माना कि सोना और चांदी, मैंने बताया था कि इनका अनुपात शुरुआत में भारत में 1:15 था, तो ये 1:15 ये इनका टकसाली रेट था और इनका जो बाज़ार रेट है अगर वो मान लिया बदल जाए, जैसे कि ये 1:20 हो जाए, तो 1:20 का मतलब है सोने का मूल्य बढ़ गया, तो लोग सोने को अपने यहाँ संचित करना शुरू कर देंगे, ढलाना शुरू कर देंगे। और अगर ये 1:10 हो जाए तो इसका मतलब चांदी का मूल्य बढ़ गया, तो लोग क्या करेंगे कि चांदी के सिक्कों को अपने आप पास सहेजना, संचित करना शुरू कर देंगे। मैं जो कहना चाह रहा था आप लोगों से वो ये कि जब टकसाली जो मूल्य है और जो बाज़ार मूल्य है इनमें अंतर होता है, ग्रेशम का नियम तभी लागू होता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय द्विधातुमान का प्रचलन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि टकसाली दर यानी मिंट रेट और बाज़ार दर में समानता बनाए रखने में कोई कठिनाई नहीं होती, और जब समानता बना रहता है क्षतिपूरक क्रियाओं के ज़रिए, तो क्या होता है जब बाज़ार मूल्य में और टकसाली मूल्य में कोई अंतर नहीं होता तो ग्रेशम का नियम भी लागू नहीं हो पाता है। और आखिर में एक और बात आती है बैंकिंग प्रणाली का विकास। किसी देश में बैंकिंग व्यवस्था अत्यधिक उन्नत अगर हो जाए तो भी वहाँ ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। कारण क्या है? नकद मुद्रा का कम प्रयोग। जैसे जहाँ पर नकद मुद्रा का प्रयोग ही बहुत कम हो रहा है, जैसे अब आप ई वैलेट का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। पेटीएम में कौन अच्छी और कौन बुरी मुद्रा, या यूपीआई से जब आप भुगतान कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ गुड मनी और बैड मनी, राइट। देन बैंक जमाएं, लोग अपनी धनराशि को घरों में रखने के बजाय अब बैंक में जमा करने लगे हैं। जब बैंक में ही आप जमा करते हैं तो उसमें अच्छी और बुरी मुद्रा का कोई अंतर ही नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि ग्रेशम के नियम के कुछ अपवाद भी हैं और दरअसल ये कुछ स्थितियाँ हैं, जो 10 स्थितियाँ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसे बनाना है, इसे हल करना है, ठीक है, कि ग्रेशम के नियम के क्या क्या अपवाद होते हैं और उसके उत्तर में आपको ये 10 पॉइंट्स लिखने हैं आज के गृह कार्य में। और अंत में एक टॉपिक और भी है कि आधुनिक युग में क्या ग्रेशम के नियम का कोई महत्व है। तो हकीकत यह है कि आधुनिक युग में ग्रेशम का नियम दरअसल एक ऐतिहासिक महत्व है, इसका ऐतिहासिक सच बन के रह गया है। यह नियम धातुमान के अंतर्गत अधिक व्यापक रूप में लागू होता था। जब धातुमान चाहे एक धातुमान हो या द्विधातुमान हो, तो उन्हीं परिस्थितियों में ये लागू था, ठीक है। अब जब प्रबंधित पत्र मुद्रा मान चल रहा है तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा लागू नहीं है, ठीक है। आज पत्र मुद्रा मान चलता है, पत्र मुद्रा के साथ साथ सांकेतिक सिक्के भी चलन में होते हैं। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा तथा सांकेतिक सिक्कों में परस्पर मूल्य संबंधी कोई स्पर्धा होती ही नहीं है। कागजी मुद्रा को गलाने या संग्रह करने या विदेशी भुगतानों में स्वीकार किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो युद्ध जैसी असाधारण दशाओं में कभी कभी सांकेतिक मुद्राओं का संग्रह लोग करने लगते हैं, वो एक अलग बात है, यानी सामान्य परिस्थिति में नहीं। हाँ, युद्ध या विषम परिस्थितियों में ऐसा देखा जा सकता है कि एक प्रकार की मुद्रा को लोग अपने यहाँ संग्रहित करना शुरू कर दें। अच्छा, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि भारत में ग्रेशम का नियम लागू होगा या नहीं होगा, तो इसे ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए, भारत में भी ग्रेशम का नियम समय समय पर लागू होता रहा है। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इसके प्रारंभ में भारत में स्वर्ण और चांदी दोनों धातुओं के सिक्के प्रचलन में थे। स्वर्ण सिक्के अच्छी मुद्रा और चांदी के सिक्के बुरी मुद्रा माने जाते थे। लोग स्वर्ण के सिक्कों को पिघला लेते थे, उनके आभूषण बनवा लेते थे या उनका संग्रह करने लगते थे। चांदी के सिक्के प्रचलन में रह जाते थे। ये बात है 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 1900 से 1999, ठीक है, इसके मध्य ये स्थित थी। अच्छा, इसी प्रकार जब द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में 1940 में भारत सरकार ने भारतीय रुपये में चांदी की मात्रा को 165 ग्रेन और बाकी 15 ग्रेन खोट होता था। कुल 180 ग्रेन के सिक्के चलते थे, ठीक है। कितने के चलते थे? 180 ग्रेन के सिक्के चलते थे इसे, जिसमें 165 ग्रेन चांदी और 15 ग्रेन खोट होता था। खोट मतलब यही निकल वगैरह की एक तरह की चांदी की ही तरह दिखने वाली धातु,
15 ग्रेन की होती थी। भारत सरकार ने क्या किया, 1940 में इसमें से इसे 90 गेन कर दिया, 90 गेन चांदी और 90 ग्रेन आपका खोट वगैरह, ठीक है, सॉरी 180, इसे 80 किया और बाकी जो रहा आपका वो 100 ग्रेन आपका खोट हो गया, ठीक है। परिणाम यह हुआ कि 1965 ग्रेन वाले चांदी के सिक्कों को लोगों ने पिघलाना शुरू कर दिया, उसका संग्रह करना शुरू कर दिया और अंततः प्रचलन में केवल 80 ग्रेन के चांदी के सिक्के रह गए, ठीक है। अच्छा, एक और परिवर्तन हुआ 1946 में, गिलट के रुपए चलाए जाने लगे। तो जब गिलट के सिक्के चलने लगे तो ये अपेक्षाकृत बुरी मुद्रा हो गई, ये अपेक्षाकृत बुरी मुद्रा हो गई। और अच्छी मुद्रा क्या हो गई, 80 ग्रेन वाले सिक्के, ये क्या हो गए, 80 अच्छी मुद्रा। तो अब जाहिर सी बात है कि लोगों ने इसका संकलन शुरू कर दिया 80 ग्रेन वाली मुद्रा की। अच्छा, स्वतंत्रता प्राप्त जब हो गई भारत को तो बैंकिंग व्यवसाय आगे विकसित होता चला गया, विस्तार होता चला गया। कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का तीव्रता से विस्तार हुआ है। देश में पत्र मुद्रा के साथ साथ निकृष्ट धातुओं के सिक्के प्रचलन में हैं, जिनका वास्तविक मूल्य ना के बराबर होने के कारण लोग ना तो इन सांकेतिक सिक्कों को गलाते हैं और ना ही इनका संग्रह करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि देश में व्यापार और वाणिज्य का विकास होने से साख मुद्रा का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है। फिर जनता को धनराशि का भूमि में निवेश करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। इस कारणों से लोग अब मुद्रा को संग्रहित करके रखने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, रह गई है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भारत में अब ग्रेशम का नियम बिल्कुल भी लागू नहीं है, ना ही इसके लागू होने के भविष्य में कोई संभावना है। तो आपको जो दूसरा प्रश्न आज लिखना है वो क्या लिखना है कि आधुनिक युग में ग्रेशम के नियम का कैसा महत्व है। तो आप बोलेंगे कि इसका अब केवल ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन हाँ, इतिहास में कब कहाँ कैसे ग्रेशम का नियम लागू हुआ, किन कारणों से लागू हुआ पहले, और फिर भारत में इसका क्या इतिहास रहा, आप उसका वर्णन करेंगे स्वतंत्रता प्राप्त के पहले और स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको अगर ये वीडियो, जैसे मैंने इसमें इस बार कोशिश किया कि कॉर्नर में मेरा पिक भी आपको दिखे, तो अगर आपको ये प्रयोग अच्छा लगे तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया से मुझे बताएं कि ये ठीक है, और अगर आपको ये ठीक नहीं लगा है तो भी बताइए कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद।